गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम HBSC क्वेश्चन पेपर 2023 का सेट बी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस सेट में, द वांट ऑफ फैक्टर फॉर K2SO4 इज। K2SO4 में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 0, 3। तो देखिए, जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है वो आयंस पे डिपेंड करती है कि यहाँ पर ये कंपाउंड है डिसोसिएट होकर कितने आयंस जनरेट करेगा। तो देखिए, यहाँ से आयंस जनरेट होंगे 2K1 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से 2 + 1, ये 3 आयंस यहाँ से जनरेट हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स ऑन कैथोड इज। अगर हम फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं तो यहाँ कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनता है? उसके लिए ऑप्शंस हैं क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमलगम और हाइड्रोजन। तो यहाँ करेक्ट आंसर है हमारे पास सोडियम। अगर फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं तो वहां कैथोड पर क्या जनरेट होता है? सोडियम। थर्ड क्वेश्चन है, रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अगर एक रिएक्शन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की है, हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ। अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर देते हैं तो रिएक्शन की जो रेट है वो किस तरह से अफेक्ट होगी? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसे समझते हैं कि किस तरह से, देखो R इज इक्वल टू KA/2। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी है? A। जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसे हमने कितना कर दिया है? हाफ कर दिया है। और क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो हमारे पास R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KA/4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसे बोला जाएगा 1/4। तो यहाँ जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, अगर हम उसे आधा करते हैं तो हमें सेकेंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आंसर क्या मिलता है? 1/4। तो इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द COCl2 इन ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl कंपाउंड। इस कंपाउंड में हमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। देखिए, जो हमारे पास Cl है ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ से 2 मिल गया, हमें 2Cl है। ठीक है, और इन ये हमारे पास डाइडेंटेट लिगेंड है, और जो डाइडेंटेट लिगेंड होता है वो एक ही लिगेंड में 2 डोनर स्पीसीज होती हैं। ठीक है, 2 डोनर साइट होती हैं, इसलिए यहाँ पर एक में अगर 2 डोनर साइट हैं तो 2 में कितनी हो जाएंगी? 4। तो 4 यहाँ से मिल गया और 2 यहाँ से मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टर्शरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो। अगर हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर वो कौन सी रिएक्शन को प्रेफरेंस देता है? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है SN2, सेकंड है एलिमिनेशन, थर्ड है एडिशन और फोर्थ है SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग बात करें तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड सबसे तेजी से SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन CH3CH2OH concentrated H2SO4 413 Kelvin आफ्टर दैट रिएक्शन A विल बी। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए, यहाँ पर एल्कोहल के साथ कंडीशंस क्या हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और 413 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशंस तो कुछ ऐसी हैं कि जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होगा, और आमतौर पे बच्चे इसको इसी तरह से गलत कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें चेक करना होता है टेम्परेचर को। ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेशन प्रोसेस में टेम्परेचर कितना होता है? 443 केल्विन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है 413 केल्विन। जब 413 केल्विन हो तो यहाँ डिहाइड्रेशन ना होकर क्या फॉर्मेशन हो जाता है? यहाँ पर ईथर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसके 2 मोल यूज कर लिए जाते हैं, इस तरह से देखिए, CH3CH2OH। ठीक है, इस तरह से 2 मोल यूज कर लिए जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाता है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या आ जाएगा? CH3CH2O CH2CH3, ईथर यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। सेवंथ क्वेश्चन चेक कीजिए, IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड HOOC बॉन्ड COOH। यहाँ पर दोनों ही कार्बन में फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पर देखिए, IUPAC नेम क्या हो जाएगी? ईथेन। ईथेन क्यों? क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है तो ईथ, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन। ठीक है, ईथेन डाई, क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप है। कौन से फंक्शनल ग्रुप है? ओइक एसिड। तो क्या नाम हो गया इसका? ईथेन डाई ओइक एसिड। क्वेश्चन देखिए, हॉफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो हॉफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देता है? तो देखिए, नाम से ही सजेस्ट है कि ब्रोमीन होता है रिएक्टेंट में और अमाइड होता है। इन चारों में से देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें अमाइड है? वो है हमारे पास ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है जो रिएक्टेंट की तरह यूज होगा किस रिएक्शन में? हॉफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में। क्वेश्चन है,
ग्लाइकोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्लाइकोजन एक एग्जाम्पल है, ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है पॉलीसेक्राइड, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है। 10th क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फिल इन द ब्लैंक व्हेन k इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो जैसा कि हम लास्ट सेट में डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट के अकॉर्डिंग ही हम रिएक्शन का ऑर्डर चेक करेंगे। तो यहाँ पर है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा सेकंड, सेकंड ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें यहाँ पर एक इनकम्प्लीट रिएक्शन दी हुई है, उसको कंप्लीट करना है। CH3CH2OH एल्कोहल है और यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह CrO3 यूज़ किया गया है जो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHO। ये जो एल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए केवल ये किस स्टेज पर रुक जाएगा, एल्डिहाइडिक स्टेज पर रुक जाएगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है हमारे पास, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन विटामिन ए की कमी की वजह से हो जाता है। 13th क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्या कारण होता है। इसका रीजन है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लो। अगर हम सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का लो हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है उसका एक और रीजन है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे, कि नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं। ये हमारे पास 2 रीजंस है किसके, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के। 14th क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इसका IUPAC नेम लिखना है हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। देखिए लिगेंड हमारे पास है अमाइन और 6 अमाइंस हैं इसलिए हेक्सा अमाइन। सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, उसके बाद यहाँ पर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट जो रोमन न्यूमेरल में है, और क्लोराइड जो कि हमारे पास काउंटराइन स्पीसीज है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। 15th क्वेश्चन है नेम द रिएजेंट यूज्ड इन डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू ईथीन। अगर हमें इथेनॉल को ईथीन में कन्वर्ट करना है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करना है, तो वहां पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4, अगर H2SO4 ना हो तो H3PO4 की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो जाती है। 16th क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.6 ग्राम KOH इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, हमें KOH सॉल्यूट का मास भी गिवन है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी गिवन है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, मास अपॉन मोलर मास। तो 56 मोलर मास है किसका, KOH का, तो वहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लिया 0.1। मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर के लिए 1000 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 हमारे पास आंसर आ गया किसके लिए, मोलैरिटी के लिए। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 17 क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हमें यहाँ पर 2 टर्म डिफाइन करनी है। फर्स्ट टर्म है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। देखिए आंसर क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जितनी भी पावर्स रहेंगी उन पावर्स का सम करके हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। हम रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी 1, 2, 3 एंड इवन ए फ्रैक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और इवन ए फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकती है। सेकेंड टर्म है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन चेक करते हैं, इट इज द रेट ऑफ ए रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम एंड मेजर्ड एज ए वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन चेंज ओवर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम मेजर करते हैं तो एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर, एक पॉइंट इंस्टेंट पर, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंस्टेंट है, मान लीजिए इस तरह से ग्राफ है, तो एक पॉइंट ऑफ इंस्टेंट है, इस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे हमें रिएक्शन की रेट को मेजर करना है एंड मेजर्ड एज ए वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन चेंज, बहुत ही स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा यहाँ पर ओवर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, और बहुत ही जो टाइम इंटरवल रहेगा वो भी बहुत ही कम रहेगा, और उसका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा आर इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस के लिए अगर हम रेट चेक करते हैं तो dr/dt। ठीक है, माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट स्पीसीज है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप भी ग्राफ में इसका माइनस ही रहेगा, और क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में हमेशा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है इसलिए प्लस आ गया है, और रिएक्टेंट में कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है जब भी रिएक्शन
फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। 18th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट टर्म एक्सप्लेन करनी है एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, देखिए डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ए लिगेंड विच कंटेन 2 डोनर एटम्स but only one of them form a coordinate bond at a time with central metal atom or ion is called an ambident ligand। देखिए इसकी डेफिनेशन को एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास एक मेटल एटम है, इस मेटल एटम से NO2 नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा हुआ है। और इसी में अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें इसका, तो यही जो मेटल एटम है इसके साथ NO2 इस ऑक्सीजन एटम के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो कहा क्या गया है कि ये जो NO2 है हमारे पास एक ऐसा लिगेंड है जो कंटेन करता है 2 डोनर एटम। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेंगे, लेकिन एक टाइम में वो एक ही जुड़ेगा। तो इसमें देखिए मेटल किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। और दूसरी बार में ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ डोनेट किया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस तरह की जो लिगेटिंग स्पीसीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। यहाँ पर देखिए अगर नाइट्रोजन के थ्रू मेटल से जुड़ा हुआ है तो नाइट्राइटो N बोला जाएगा, और अगर ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है तो नाइट्राइटो O बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है। सेकंड है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सेट ए में भी हमने डिस्कस किया था। इट मे बी डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू विच द मेटल आयंस इज डायरेक्टली बॉन्डेड। मेटल एटम या आयंस के साथ जो डायरेक्टली अटैच होते हैं मॉलिक्यूल्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिगेटिंग स्पीसीज बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए कंपाउंड हमारे पास है, इस कंपाउंड में इस कोबाल्ट के साथ 6 स्पीसीज हैं किसकी, NH3 की, जो कोऑर्डिनेटेड हैं यहाँ पर, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं कोबाल्ट के साथ। तो यहाँ पर CN नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा कोबाल्ट के लिए, 6 हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें एक टेस्ट देना है, उस टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं, देखिए ए 2 डिग्री अमीन गिव एन इनसॉल्युबल NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन एडिशन ऑफ एन एसिड। देखिए अगर हम 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कराते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये वाला मिलता है जो कि इनसॉल्युबल है किसके अंदर, एल्कली के अंदर, KOH के अंदर इनसॉल्युबल है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ इस नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है जो यहाँ से H पॉजिटिव दे सके, ठीक है। वहीं पर अगर 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन अगर इसके साथ होती है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ होती है, तो वहाँ पर कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। ये 3 डिग्री रिएक्शन डज नॉट रिएक्ट एट ऑल। जो 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमाइन अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, 3 डिग्री अमीन रिएक्शन डज नॉट रिएक्ट एट ऑल, ठीक है, किसी भी कंडीशन पर इन दोनों की रिएक्शन नहीं होती है। तो इस तरह से हम सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन्स कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। अगर SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करते हैं तो SN1 का है, SN1 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। सबसे तेजी से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर बॉन्ड लाइन फार्मूला के अकॉर्डिंग ये वाला जो कार्बन है जिससे क्लोरीन अटैच है, ये बाकी 3 कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया 3 डिग्री, और ये जो कार्बन है ये बाकी 2 से अटैच है, तो ये हो गया 2 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, इस पहले पेयर में। सेकंड पेयर में चेक कीजिए, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन, और एक कार्बन यहाँ पर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कितना हो गया 2 डिग्री। और ये कौन सा हो गया, ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो खुद केवल एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या हो गया प्राइमरी या 1 डिग्री। तो यहाँ पर सेकेंडरी और प्राइमरी में अगर ऑर्डर चेक करें तो यहाँ सेकेंडरी जो एल्काइल हैलाइड है वो फास्टर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन मेटल्स की ज़्यादा क्यों होती है, तो ये सेट ए में भी क्वेश्चन पूछा गया था। रीजन है बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं Mn का, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। तो यहाँ D सब शेल के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स। मैग्नीज में आप देख सकते हैं, क्रोमियम में आप देख सकते हैं 3d5 है 4s1। तो ये लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। इसी की वजह से ड्यू टू दिस दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। तो इसमें जो मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन मेटल्स की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जांपल विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हमें विलियमसन सिंथेसिस मेथड को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है
एग्जाम्पल की हेल्प से जिसमें ईथर प्रिपेयर होता है। तो देखिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, इट कंसिस्ट ऑफ रिएक्टिंग एन एल्काइल हैलाइड विद सोडियम अल्कोक्साइड और फेनोक्साइड टू फॉर्म ईथर। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, यहाँ देखिए ये है एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, सोडियम अल्क ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ईथर, CH3O CH3 प्लस NaCl, सॉल्ट यहाँ पर बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। तो ये हमारे पास हो जाती है कौन सी रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग। फर्स्ट टर्म डिस्क्राइब करनी है कैनिजारो रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, तो वो एल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली मतलब कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में खुद का ऑक्सीडेशन और खुद का ही रिडक्शन करेगा और वहां से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। देखिए यहाँ पर हमारे पास है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जिसमें इस कार्बन के पास, ये जो अल्फा कार्बन है हमारे पास, इस अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली मतलब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये रिएक्शन किसके अंदर आती है, कैनिजारो रिएक्शन के अंदर आती है, ठीक है। कैनिजारो में हमें बस ये फोकस करना है कि एल्डिहाइड वो लेना है जिस पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है जी। सेकेंड टर्म है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन की डेफिनेशन है द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल फिनॉल अमीन्स विद एन एसाइल ग्रुप टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग एस्टर्स और अमाइड इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। अगर हम एल्कोहल फिनॉल या अमीन्स में से एक्टिव हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं एसाइल ग्रुप से और हमारे पास प्रोडक्ट एस्टर या अमाइड बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन या एसिटाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। उसके लिए एग्जांपल है, यहाँ हमने एक एल्कोहलिक मॉलिक्यूल लिया है, उसको एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया है, पायराइडीन यहाँ पर हमने कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ किया है, तो हमें क्या मिल गया है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है और उस हाइड्रोजन की जगह एसाइल ग्रुप आ गया है। वो एसाइल ग्रुप कौन सा है, CH3CO। यहाँ देखिए ये वाला है एसाइल ग्रुप, ठीक है। एसाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया है C2H5O, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। इसके लिए दूसरा एग्जांपल हमने लिया है एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में जब हम फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वहां से भी यहाँ से एक एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा किसके अंदर, इस फिनॉल मॉलिक्यूल के अंदर होगा। देखिए ये रहा, ये एक एसाइल ग्रुप है जो C6H5 पर जो OH है वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है। देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। इसी तरह से अमीन्स के लिए भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज। यहाँ पर चेक कीजिए, फर्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन। इसको डिफाइन करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इट मे बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देखिए अगर हमारे पास दो कॉम्पोनेंट हैं A और B, यहाँ पर जैसे फॉर्मूले में दिया हुआ है, अब A कॉम्पोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, Na, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन निकालते हैं A कॉम्पोनेंट का, तो हम क्या रखेंगे, जिस कॉम्पोनेंट के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं उसी कॉम्पोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम ऊपर रखेंगे, Na लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट। तो बटे में क्या रख देंगे, जितने भी कॉम्पोनेंट हैं उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो जाती है, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन हो जाती है। सेकंड पार्ट है मास परसेंटेज। अगर हमें डेफिनेशन चेक करनी है, देखिए इट मे बी डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम चेक करते हैं कि पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मास डिजोल्व है, ठीक है, वहीं से हम मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें सॉल्यूट की मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन एग्जांपल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज ए गैस। हमें एक एग्जांपल देना है जो सॉलिड सॉल्यूशन का होना चाहिए जिसमें सॉल्यूट क्या है, गैस है। उसके लिए आंसर है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। देखिए हमारे पास रिएक्शन होती है हाइड्रोजनेशन, तो उसमें हम क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन में ऐड करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं पैलेडियम, निकल या फिर प्लेटिनम, और यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये इस डबल बॉन्डेड एल्कीन में ऐड हो गया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पैलेडियम है इनिशियली इस हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इनिशियली इस हाइड्रोजन को पैलेडियम एड्जॉर्ब कर लेता है और वही कंडीशन होती है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन की। सॉलिड सॉल्यूशन की वही कंडीशन होती है जहां पर ये जो गैस है इस मेटल के साथ मिक्स हो जाती है। इसी को बोल देते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, इसलिए लिखा गया है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड इन कूलाम फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस और ऑक्सीडेशंस।
हमें कुछ पॉइंट्स गिवन हैं जिन पॉइंट्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस गिवन है और वहाँ पर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड इन कूलम्ब। तो फर्स्ट पॉइंट है 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu। तो आप इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में चेक कर सकते हैं, Cu2 पॉजिटिव 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव। अगर 1 मोल Cu2 पॉजिटिव को हम ध्यान दें तो 1 मोल Cu2 पॉजिटिव को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हमें 1 मोल Cu2 पॉजिटिव को 1 मोल Cu2 पॉजिटिव को अगर चार्ज रिक्वायर्ड है तो वो कितने हैं, 2 इंटू एफ, क्योंकि ये क्या है 2, ये 2 है हमारा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पर 1 हो जाता, और फेराडे की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है 96500, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज जो रिक्वायर्ड होता है वो फेराडे के इक्वल होता है, 96500 कूलम्ब होता है। तो अगर हमें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर होगा हमारे पास 193000 कूलम्ब। बी पॉइंट है 1 मोल FeO2 Fe2O3। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन चेक करते हैं तो देखिए ये 2Fe2 पॉजिटिव 2Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस हो गई है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो आप चेक कीजिए, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ FeO रिक्वायर्ड चार्ज 2F। अब हमने यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आयरन को 2 मोल लिया है, ठीक है, तो 2 मोल आयरन हमने लिया है और यहाँ पर भी 2 मोल आयरन ही है। तो 2 मोल आयरन 2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करना है, तो यहाँ पर 2 मोल Fe3 पॉजिटिव हो गया है, तो वहाँ से लॉस कितना हो रहा है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ से लॉस हो रहा है। तो यहाँ चेक कीजिए, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ FeO, अगर FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास चार्ज रिक्वायर्ड कितना है, 2F। ये किसके लिए है, 2 मोल के लिए, और हमें कैलकुलेट करना है पर मोल के लिए। तो अगर हमें ऑक्सीडेशन करना है 1 मोल FeO का, ठीक है, तो हमारे पास चार्ज रिक्वायर्ड कितना रहेगा, 1F, मतलब 1 फेराडे। तो 96500 कूलम्ब इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है 1 मोल ऑफ MnO4 1 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी रिडक्शन प्रोसेस है, यहाँ पर भी क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, ठीक है, +7 है, और यहाँ पर +2 है। तो +7 से +2 में कन्वर्ट होने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे गेन करने हैं। तब यहाँ से ये +7 से किस में कन्वर्ट होगा, +2 में कन्वर्ट होगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम +7 टू +2, +7 से +2 जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज होगा। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इस रिडक्शन प्रोसेस में जो चार्ज की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 5 इंटू एफ। तो 5 इंटू 96500 482500 कूलम्ब। ये हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा चार्ज के लिए कि यहाँ पर कितना कूलम्ब चार्ज रिक्वायर्ड रहेगा +7 मैग्नीज की स्टेट से +2 मैग्नीज की जो स्टेट है वहाँ तक आने के लिए। दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion of a first order reaction is twice the time required for the completion of 90%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है कि जो टाइम रिक्वायरमेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब वो 99% कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%, ठीक है। तो इसको चेक करते देखिए, फॉर्मूला है टाइम का, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log R0/R। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसका फॉर्मूला है। यहाँ पर केस फर्स्ट क्या है, जब टाइम कैलकुलेट करना है हमें 99% कंप्लीशन पे, ठीक है, जब रिएक्शन 99% कंप्लीट हो चुकी है तो फॉर्मूला बनेगा 2.303 डिवाइडेड बाई K log 100/1। अब 100 क्या है, R0। R0 हमने आपको क्या बताया था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और ये है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 हमने एज्यूम कर ली, ठीक है। तो अगर हमारे पास 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो केवल कितना बची है, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कितनी बची है, 1% बची है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया है। सेकंड केस में क्या है, T 90% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log 100/10। तो यहाँ पर फॉर्मूला है 100 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और 90% कंप्लीशन के लिए यहाँ पर फिर क्या आ गया है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की 10 आ गई है, ठीक है। दोनों को इक्वेट किया है तो आप चेक कीजिए, T 99% डिवाइडेड बाई T 90%, उसको हमने यहाँ इस तरह से पुट कर लिया है। तो यहाँ से वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, इस तरह से वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल ये बचेगा हमारे पास, देखिए log 100 और log 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log 100 की वैल्यू कितनी है 2 और log 10 की वैल्यू कितनी है 1, log 10 की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से आंसर कितना हो गया हमारे पास 2। ये 2 क्या है हमारे पास, इसका रेशियो है, हेंस देखिए नीचे
हैंस T99% डिवाइडेड बाई T90% इज इक्वल टू 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया T99% इज इक्वल टू 2T90%। तो क्वेश्चन चेक कीजिए एक बार, हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रहा टाइम रिक्वायर्ड 99% कंप्लीशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। ये किसके इक्वल है? ट्वाइस के इक्वल है। किसके ट्वाइस के इक्वल है? टाइम रिक्वायर्ड 90% कंप्लीशन के। तो इस तरह से हमने इसे प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक वाइल NiCO4 इज डायमैग्नेटिक, दो बोथ आर टेट्राहेड्रल। इसके लिए आंसर चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निकल का ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, जबकि ये वाला कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, जबकि हम जानते हैं दोनों ही कैसे हैं? टेट्राहेड्रल है। तो रीजन चेक कीजिए। इन NiCO4 इज ए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में चेक करें तो वो क्या है? जीरो है, क्योंकि ये जो CO है ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। वेर एज इन NiCl4 2 नेगेटिव इट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम इस कंपाउंड में चेक करते हैं निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो क्या है? +2। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें तो जो CO है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वो डी इलेक्ट्रॉन्स को, जो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हैं निकल के, उन्हें क्या कर देगा? पेयर अप कर देगा। बट Cl नेगेटिव बीइंग ए वीक लिगेंड इज अनेबल टू पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए किस तरह से होता है। अगर हम यहाँ पर निकल की बात करते हैं, देखो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चेक करें तो वो कितना हो जाएगा? 3d8 4s2, 3d8 4s2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो जो डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकल के डी ऑर्बिटल में है, निकल के डी ऑर्बिटल में है। अब इनको अगर पेयर अप करना है, अगर इनको पेयर अप करना है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। और ये काम कौन करता है? ये काम हमारे पास जो CO है ये इस काम को कर देता है, क्योंकि ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जब ये इस काम को कर देता है तो ये कैसा हो जाता है हमारे पास? ये हो जाता है डायमैग्नेटिक। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पेयर अप करने के बाद, क्योंकि ये अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता है ये वाला लिगेंड, तो ये क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ पुश करता है, धकेलता है। तो यहाँ से ये डी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? पेयर अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी अनपेयर्ड डी नहीं बचता है। और यहाँ पर आपके पास नेचर कैसा हो जाता है? डायमैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। जबकि वीक फील्ड लिगेंड जो हमारे पास Cl है ये ऐसा नहीं कर पाता है, इसलिए इसका नेचर कैसा रहता है? पैरामैग्नेटिक नेचर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अगर हम NCERT बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन चेक करें तो देखिए क्या है। ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइट्स possess 2 nucleophilic centers and are called ambident nucleophiles। तो हमें कंडीशन पता लग गई है, जहां पर 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एक ही ग्रुप में हो, एक ही ग्रुप में 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अगर हम इसके लिए एग्जांपल चेक करते हैं तो देखिए एग्जांपल क्या है। एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज ए हाइब्रिड ऑफ 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एंड देयरफॉर कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल इन 2 डिफरेंट वेज। क्योंकि यहाँ पर एक 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं CN की, जो यहाँ पर शो कर रखी है। देखिए एक बार तो कार्बन पर यहाँ नेगेटिव होता है और एक बार डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद नाइट्रोजन पर यहाँ नेगेटिव आ जाता है। जब कार्बन पर नेगेटिव है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है हमारे पास। ये कार्बन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया। और एक बार जब नाइट्रोजन पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा। दैट इज लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम रिजल्टिंग इन एल्काइल साइनाइड। अगर कार्बन की तरफ से ये ग्रुप जुड़ता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्काइल साइनाइड, मतलब तब इसको हम क्या बोलेंगे? साइनाइड। और अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है, नाइट्रोजन एटम की तरफ से जुड़ता है, तब इसको नाम क्या दिया गया है? तब इसको नाम दिया गया है आइसोसाइनाइड। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है किसके लिए? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द यूजेस ऑफ फ्रियोन एंड DDT। फ्रियोन और DDT के हमें यूजेस लिखने हैं। तो सबसे पहले है फ्रियोन। दे हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली एज प्रोपेलेंट फॉर एरोसॉल एंड फॉर्म टू स्प्रे आउट डिओड्रेंट, क्लीनर्स, हेयर स्प्रे, सेविंग क्रीम्स। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें फ्रेओन का यूज़ किया जाता है। यूज ऑफ फ्रेओन इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड बैंड बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। लेकिन इसका जो यूज़ है फ्रेओन का, ये रोक दिया गया या इस पर बैन लगा दिया गया। उसका रीज़न क्या है कि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉयड करता है, उसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई। सेकेंड है DDT। DDT का NCERT में केवल एक ही यूज गिवन है, इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। ये इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्वेश्चन सिंपल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, उसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है फिनॉक्साइड आयंस के लिए। ठीक है, अब चेक कीजिए, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है स्ट्रक्चर रेजोनेंस की, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लगातार हो रहा है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज होता जा रहा है, और ये जो NO ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। रीजन पूछा गया है हमसे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्यों हैं, और हमें इनके फिनॉक्साइड आयंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। तो देखिए, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ की है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच है, और NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इसके पास अटैच है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी किसकी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ की गई है, आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो स्ट्रक्चर है आपके सामने वो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर अटैच है, और यहाँ पर भी सेम वर्क है कि रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर नाइट्रोजन डिलोक्लाइजेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये खुद को मोर एसिडिक बनाता है, किससे, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक बनाता है। तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, एक तो ऑर्थो के लिए है और एक पैरा के लिए है। ठीक है, इन दोनों को ही हाईली एसिडिक बोला गया है, किससे, फिनॉल से। अब अगर हम फिनॉल के लिए जो फिनॉक्साइड आयन की स्ट्रक्चर है उसको चेक करते हैं, तो वो हमारे पास है इस तरह से। देखिए, ये हमारे पास है फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है या फिर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अब रीजन क्या है, देखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव स्ट्रक्चर्स दैट ड्यू टू -R इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, -R। उसका रीजन क्या है, देखिए, अगर हम NO2 को चेक करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से बाहर की तरफ खींच रहा है, बेंजीन से वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर बेंजीन से बाहर की तरफ जाएं, वो उसमें इनर ट्रेवल ना करें, तो वहाँ पर कौन सा इफेक्ट होता है, -R इफेक्ट, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट वहाँ पर काम करता है। और अगर NO2 यहाँ पर रीजन है किसके लिए, -R के लिए, तो देखिए उससे क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयंस आर मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। अब चेक कीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया है NO2 ग्रुप ने, NO2 ग्रुप ने अट्रैक्ट कर लिया है, तो ये जो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल फिनॉक्साइड आयंस हैं ये ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रह सकते हैं, किसकी अपेक्षा, फिनॉक्साइड आयन की अपेक्षा। फिनॉक्साइड आयन की अपेक्षा ये ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रहेंगे, इसलिए ये एक रीज़न हो गया है किसके लिए, कॉन्सिक्वेंटली ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट रीजन है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये समझने का कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल किस तरह से फिनॉक्साइड आयन से ज़्यादा एसिडिक नेचर अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बाइलमीन रिएक्शन। हमें कार्बाइलमीन रिएक्शन पर शॉर्ट नोट लिखना है, NCERT के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। देखिए, प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH टू फॉर्म फाउल स्मेलिंग कार्बाइलमीन। तो यहाँ पर बहुत सिंपल डेफिनेशन है, NCERT में लिखा हुआ है, प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, वहाँ से एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन। उसके रिगार्डिंग हमें रिएक्शन यहाँ गिवन है, 1 डिग्री अमीन है हमारे पास। ये अमीन एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, और क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन बोलते हैं। जबकि अगर हम आगे बात करें इसमें, तो इसके नोट में हम ये भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। सेकेंडरी अमीन हो चाहे टर्शरी अमीन हो, इस टेस्ट को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए इस मेथड का यूज़ हम डिस्टिंक्शन के लिए भी करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन को हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इथाइलामीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन डज नॉट। लास्ट सेट में भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। NCERT बुक के अकॉर्डिंग देखिए, इथाइलामीन डिजोल्व इन वाटर, इथाइलामीन वाटर में डिजोल्व होता है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, ये जो इथाइलामीन है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ये हमारे पास है H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आप कह सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल के साथ इथाइलामीन फॉर्म कर रहा है। जबकि एनिलीन में हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा है, लार्ज है, लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट होने की वजह से एनिलीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, किसके कंपेरिजन में, इथाइलामीन के कंपेरिजन में। ठीक है, इसलिए एनिलीन वाटर में इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव डिफरेंसेस बिटवीन RNA एंड DNA। RNA और DNA में हमें डिफरेंस बताना है। देखिए,
डीएनए हमारे पास है जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज 2 डिऑक्सी डी माइनस राइबोज। 2 डिऑक्सी डी माइनस राइबोज जो शुगर है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है। जबकि आरएनए के लिए चेक कीजिए कौन सी शुगर है, आरएनए में हमारे पास शुगर है डी माइनस राइबोज। यहाँ पर 2 डिऑक्सी डी माइनस राइबोज है और यहाँ पर केवल डी माइनस राइबोज है। डीएनए में सेकंड पॉइंट है, डीएनए कंटेन्स साइटोसाइन एंड थाइमाइन एज पैरामिडीन बेसिस। यहाँ पर पैरामिडीन बेसिस के अंदर दो हमारे पास बेसिस होते हैं, साइटोसाइन और थाइमाइन। जबकि आरएनए के अंदर क्या होता है, साइटोसाइन एंड यूरेसिल। यहाँ पर साइटोसाइन के साथ थाइमाइन नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो ये हमारे पास टू डिफरेंसेस है किसमें, आरएनए और डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स, गिव 2 एग्जांपल्स। डेफिनेशन चेक करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर नेचुरली अकरिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। नेचुरली बायोलॉजिकल सिस्टम में जो प्रेजेंट होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। एग्जांपल हमारे पास है पॉलीसेक्राइड है, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ईटीसी। ये सब हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं। अब यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 5 मार्क्स के। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज कॉलरुट्स लॉ, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। हमें यहाँ पर कॉलरुट्स लॉ की डेफिनेशन देनी है और उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। तो देखिए, इट स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of anions and cations of the electrolyte। अब थोड़ा टफ सी डेफिनेशन लगती है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए, in general if electrolyte on dissociation gives V plus cation and V minus anions then its limiting molar conductivity is given by। तो अगर हम जनरली सामान्य तौर पर बात करें तो एक लिक्विड सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट, वो एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है, उसको हमने क्या किया है, डिसोसिएट किया है और वहाँ से हमें V पॉजिटिव कैटाइन और V नेगेटिव एनाइंस हमें मिले हैं। तो वहाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, देखिए कैपएम नॉट, कैपएम नॉट ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, किसका सिंबल है, ये सिंबल है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, इज इक्वल टू V प्लस। V प्लस क्या है, कैटाइन, और ये है लेमडा प्लस नॉट। लेमडा प्लस नॉट क्या है हमारे पास, लेमडा प्लस नॉट इंडिविजुअल किसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, कैटाइन की, क्योंकि ये प्लस है तो ये इंडिविजुअल। ये तो टोटल जो मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, तो सॉल्यूशन की हो गई कैटाइन और एनाइंस की, ठीक है। लेकिन अगर हम कैटाइंस की चेक करते हैं तो वो लेमडा प्लस नॉट हो जाती है और लेमडा माइनस नॉट किसके लिए हो जाती है, एनाइंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ये थी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आप सॉल्यूशन की निकालते हो तो वो सम है, किसका सम है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटाइन और एनाइंस। कैटाइन और एनाइंस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज है उनका सम है। तो ये डेफिनेशन हो गई है कॉलरुट्स लॉ की। अब इसके एप्लीकेशन चेक करते हैं। देखिए, एप्लीकेशंस हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका यूज किया जाता है मोलर कंडक्टिविटीज की कैलकुलेशन में। लेकिन किस तरह की मोलर कंडक्टिविटीज, वीक इलेक्ट्रोलाइट के। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो भी एसिड और बेस, या हम कहें कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर 100% डाइल्यूशन नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और वो जब इनफाइनाइट डाइल्यूट हो जाए, इनफाइनाइट डाइल्यूट हो जाए कि एक लिमिट ऑफ एक्सटेंट तक वो डाइल्यूट होना था, डाइल्यूट हो गया, उसके बाद वो डाइल्यूट नहीं होगा, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो उसमें मोलर कंडक्टिविटीज की कैलकुलेशन के लिए हम इस लॉ का यूज करते हैं। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है लिक्विड में, वो कितने अमाउंट, कितना परसेंटेज में डिसोसिएट हुआ है, उसकी डिग्री को पता लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस लॉ का यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जो सॉल्ट वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, मतलब अधिक मात्रा में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो वहां से उसकी सॉल्युबिलिटी भी हम पता लगा सकते हैं इस कॉलरुट्स लॉ से। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, इसकी सारी एप्लीकेशंस किसके लिए हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। देखिए, इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स। तो यहाँ पर कहा गया है एक सॉल्यूशन है CuSO4 का, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है 10 मिनट के लिए, 1.5 एम्पियर वहाँ पर करंट पास किया गया है 10 मिनट्स के लिए। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर, इतने में कॉपर का कितना मास कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, I × T। तो I हमारे पास है 1.5 और T है हमारे पास सेकंड में 600 सेकंड, ठीक है। तो 900 कूलम हमारे पास क्या हो गई है, Q की वैल्यू हो गई है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन अगर चेक करते हैं तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, जिसमें Cu2 पॉजिटिव आयन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu न्यूट्रल जो एटम है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 फेराडे चार्ज। हमें 2 फेराडे चार्ज मतलब 2 × 96500 कूलम चार्ज चाहिए, किसके लिए, ध्यान से समझिए, 1 मोल
1 मोल का मतलब यहाँ पर वेट दे रखा है 63.5, हम यहाँ पर 63 एज्यूम कर रहे हैं, 63 ग्राम ऑफ कॉपर। 63 ग्राम कॉपर अगर हमें डिपॉजिट करना है तो उसके लिए कितना चार्ज लगता है, 2 इंटू 96500, और हमारे पास चार्ज कितना है 900 गुलाम। तो हमें पता करना है कि 900 गुलाम में कितना मास डिपॉजिट होगा। अगर 2 इंटू 96500 गुलाम में कितना मास डिपॉजिट हो रहा है 63 ग्राम, तो इस चार्ज में कितना मास डिपॉजिट होगा। तो उसके लिए हम यहाँ सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.938 ग्राम। इतना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा किस पर, एनोड पर, सॉरी कैथोड पर। कैथोड पर जो मास डिपॉजिट होगा वो कितना है 0.2938 ग्राम। इस क्वेश्चन के और में जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कोरोजन, गिव फैक्टर्स विच प्रमोट कोरोजन एंड नेम द मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। 3 क्वेश्चन हैं। कोरोजन की डेफिनेशन, फैक्टर्स पूछे गए हैं कोरोजन प्रिवेंशन, कोरोजन प्रमोशन के, और प्रिवेंशन कोरोजन के मेथड्स भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चेक कीजिए। कोरोजन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो मेटल है वो धीरे धीरे खराब होता है। स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल किस वजह से खराब होता है, बाय गैसेज एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो गैसेज और वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से वो मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है। ड्यू टू, अब उसका रीजन क्या है कि खराब क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, क्योंकि वो मेटल उन गैसेज के साथ और वाटर वेपर के साथ केमिकल रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड बना लेता है, जैसे कि ऑक्साइड है, सल्फाइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, ये सब। ठीक है, इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम लोहे को खुले में छोड़ देते हैं तो वहाँ पर वो ऑक्साइड सल्फाइड की लेयर अपने ऊपर बना लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि इसके प्रमोशन के जो फैक्टर्स हैं वो मेनली 2 हैं। द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर प्रमोट्स कोरोजन। जो एयर है और मॉइस्चर है, या फिर ऐसा कहें कि जो एयर तो है ही है, एयर में मॉइस्चर होती है, अगर नमी भी होती है तो वो कोरोजन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है जी। अगर प्रिवेंशन की बात की जाए तो देखिए पहला प्रिवेंशन है बैरियर प्रोटेक्शन। ए थिन फिल्म ऑफ पेंट और ग्रीस इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन आयरन एंड एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन मॉइस्चर। हमें अगर आयरन और एटमॉस्फेयर के बीच में एक लेयर प्रोवाइड करनी है तो वो लेयर, वो फिल्म किसकी है, पेंट की है या ग्रीस की है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रोक सकते हैं आयरन का और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का और मॉइस्चर का, जिसकी वजह से वहाँ पर जंग नहीं लगता है। सेकंड है हमारे पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इन दिस मेथड आयरन सरफेस इज कवर्ड विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल देन आयरन लाइक जिंक गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को तो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि आयरन के ऊपर एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की परत चढ़ा देना, जैसे जिंक की। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगने से पहले किस पर कौन खराब होने लगता है, जिंक खराब होने लगता है। ठीक है जी, जिसकी वजह से हम लोहे पर जंग लगना रोक सकते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या है, इन दिस मेथड द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय कनेक्टेड इट टू ए ब्लॉक ऑफ एक्टिव मेटल्स। ये मेथड कब के लिए यूज किया जाता है, जब जो आयरन मेटल है वो वाटर में डिप किया गया हो। अगर पानी के अंदर हमें लोहे पर जंग लगने से बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे एक वायर के थ्रू किससे कनेक्ट कर देना है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ हमें इसे कनेक्ट कर देना है। देखिए प्रोटेक्टेड बाय कनेक्टेड इट टू ए ब्लॉक ऑफ एक्टिव मेटल्स। दिस मेटल बिहेव्स लाइक एज एनोड। हमने इसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कनेक्ट किया है तो वहां पर ये मेटल एनोड की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन खुद लॉस कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस ऑफ आयरन। आयरन की जगह वो एक्टिव मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल लीटर इनवर्स मिथेनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और मोलरिटी की वैल्यू गिवन है 0.025 मोल लीटर इनवर्स। कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को और डिसोसिएशन कांस्टेंट को। ठीक है, गिवन डेटा क्या है, हमारे पास लैम्डा एच पॉजिटिव की वैल्यू गिवन है 349.6 और लैम्डा HCO नेगेटिव की वैल्यू गिवन है 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं। देखिए हमारे पास अगर मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि दे रखा है ना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर HCOOH हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये उसका कैटाइन है, और ये क्या है, एनाइन है। ये क्या है, कैटाइन है और ये एनाइन है। ठीक है, तो कैटाइन की वैल्यू हमें दे रखी थी, यहाँ पर लैम्डा नॉट की वैल्यू हमें गिवन है H पॉजिटिव के लिए 349.6। ठीक है, प्लस HCO नेगेटिव की वैल्यू गिवन है 54.6। दोनों का सम कर दिया। कौन सा लॉ है, कॉलरुट्स लॉ। कॉलरुट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमें सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए निकालनी है तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कैटायन और एनायन की जो मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यू है उनका सम कर देना है। यही तो है कॉलरुट्स लॉ जो अभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमें ये वैल्यू गिवन है कैप MC,
जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है वो कितनी है 46.1। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर। ये है अल्फा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या बनता है, कैप एम नॉट डिवाइडेड बाई, कैप एम नॉट नहीं है ये है कैप एम सी, सी जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है न्यूमेरिकल में, और ये है कैप एम नॉट जो हमने यहाँ पर सॉल्व करके सब निकाला है, उसकी वैल्यू है 404.2। तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो डिसोसिएशन एक्सटेंट है वो कितना आता है 0.114, 0.114 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म हमें कैलकुलेट करनी है वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को बहुत ही केयरफुली कैलकुलेट करेंगे। पहले समझते हैं, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है और ये पार्शियली डिसोसिएट होगा HCO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट की C है और प्रोडक्ट की 0 है क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है C1 माइनस एल्फा और प्रोडक्ट की है C अल्फा C अल्फा। अगर एल्फा जो हमारे पास अमाउंट है ये डिसोसिएट हुआ है, जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है C, उसमें से कितना अमाउंट डिसोसिएट हो गया है एल्फा। किस तरह से, देखिए ये वैल्यू आई कैसे, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। C माइनस C अल्फा, C अल्फा जो अमाउंट है वो इसमें से माइनस हो गया है क्योंकि यहाँ पर वो फॉर्म हो गया है। प्रोडक्ट जितना बनता है उतना ही अमाउंट रिएक्टेंट में से वो माइनस हो जाएगा ना। रिएक्टेंट का अमाउंट C है तो उसमें से C अल्फा क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम यहाँ से C कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लिए, 1 माइनस एल्फा रह गया, 1 माइनस एल्फा रह गया, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद ये है हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका जो फॉर्मूला है C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा। ये भी इसी तरह से आएगा, देखिए कैसे आता है। इसको पहले कीजिए, ये प्रोडक्ट है हमारे पास C स्क्वायर एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 माइनस एल्फा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। अब यहाँ से चेक कीजिए, एक C से एक C कैंसिल हो गया, क्या बच गया C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, तो मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया है और यहाँ पर इसे सॉल्व करके दिखा दिया है। अब ये C क्या है हमारे पास, C है मोलैरिटी, मोलैरिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है न्यूमेरिकल में, और अल्फा मतलब डिसोसिएशन हमने निकाला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। 1 फॉर्मूले की तरफ से है, अल्फा की वैल्यू हमें पता है जो हमने कैलकुलेट की है, और इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 3.67 × 10⁻⁴। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 3.67 × 10⁻⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ K2Cr2O7 एंड आयनिक इक्वेशंस फॉर इट्स रिएक्शन विद आयोडाइड आयरन 2 सॉल्यूशन एंड C है H2S। तो सबसे पहले हमें बताना है कि जो K2Cr2O7 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर है उसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हमें डिस्क्राइब करना है। देखिए K2Cr2O7 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, NCERT के अकॉर्डिंग ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम। अगर हम इस K2Cr2O7 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में इसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो किस तरह से शो होता है। देखिए यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, क्रोमियम की, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, और प्रोडक्ट में है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी है +3। तो +6 से +3 में जाने के लिए ये खुद को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। और ये जो हमारे पास पूरा सॉल्यूशन है ये अगर किसी के भी साथ रिएक्शन करेगा तो ये खुद को अगर रिड्यूस कर रहा है तो उसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। उसका ऑक्सीडेशन क्यों कर देगा, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो खुद का रिडक्शन कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जिससे गेन करेगा उसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। तो इस तरह से इसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो हमने यहाँ पर इस रिएक्शन के थ्रू समझ लिया है। अब चेक करते हैं कि आयोडाइड आयन के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होगी। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है, क्योंकि 2 क्या है, ऑक्सीडेशन नेचर है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है सॉल्यूशन के अंदर आयरन की, और H2S के साथ जब रिएक्शन होगी तो किस तरह से होगी। देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, +6 I नेगेटिव, क्योंकि आयोडाइड है, आयोडीन नहीं है, आयोडाइड है तो I नेगेटिव, +14 H पॉजिटिव। और देखिए H पॉजिटिव तो यहाँ है, 14 H पॉजिटिव वो यहाँ रख लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्रोमियम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो लॉस और गेन की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक तो लॉस कर रहा है एक गेन कर रहा है। प्रोडक्ट में 2Cr3 पॉजिटिव +3 I2, तो आयोडाइड से क्या बना लिया, आयोडीन बना लिया। तो आयोडाइड में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, और आयोडीन में क्या है, 0। तो -1 से 0 में, -1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, K2Cr2O7 की वजह से, क्योंकि K2Cr2O7 में Cr +6 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, कि ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा देता है।
सेकंड रिएक्शन आयरन के साथ है जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3 में। यहाँ पर भी आप ऑक्सीडेशन नेचर को देख सकते हो। थर्ड में देखिए H2S के साथ है, H2S में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, और यहाँ पर ये प्योर सल्फर हमारे पास बन गया है। देखिए प्योर सल्फर हमारे पास बन गया है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो -2 से, और 0 का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस, और वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन ही होगा, वहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरह से हमने तीनों आयनिक इक्वेशंस को यहाँ पर चेक कर लिया है और समझ लिया है। कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए ट्राइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन विद एटॉमिक नंबर 27। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 27 है उसके ट्राइवेलेंट स्टेट में हमें मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेक करते हैं, मेटल M जो हमारे पास है उसका एटॉमिक नंबर 27 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d74s2, 3d74s2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम क्या चेक कर रहे हैं, M3 पॉजिटिव का। 3 पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हमें ट्राइवेलेंट आयन चेक करना है एक सॉल्यूशन में, ट्राइवेलेंट आयन। तो 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन तो S से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन D से निकल गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3d6, जिसको हमने इस तरह से ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग शो कर दिया है। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये जो बनाया गया है ये केवल इसलिए बनाया गया है जिससे हमें अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगे। 4 अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू चेक करते हैं तो फॉर्मूला है √n स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट n+2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ n क्या है हमारे पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स D सब शेल के। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो 4 हमने यहाँ पर पुट कर लिया है इनकी जगह, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.8 BM बोर मैग्नेटॉन। इसकी यूनिट लगाना जरूरी है, तो हमारे पास आंसर आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट 4.8 बोर मैग्नेटॉन। इस क्वेश्चन के और में जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, गिव इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है ये बताना है, उसके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज भी यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर एज वी मूव अक्रॉस ए सीरीज फ्रॉम लेंथेनम टू लुटेटियम इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बहुत सिंपल है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, घटना, एक तरह से साइज का घटना। स्टडी डिक्रीज, लेकिन यहाँ पर बहुत ही धीरे, बहुत ही कम डिफरेंस से साइज का डिक्रीज होना, एटॉमिक और आयनिक रेडियस का डिक्रीज होना विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाए वैसे वैसे बहुत ही धीरे धीरे साइज का डिक्रीज होना, ठीक है। एज वी मूव अक्रॉस ए सीरीज, अगर हम एक सीरीज में मूव करते हैं लेंथेनम टू लुटेटियम, लेंथेनम से लुटेटियम की तरफ अगर मूव करते हैं तो साइज बहुत ही धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके कॉजेज देखिए, कॉजेज क्या हैं, इसके कॉजेज हैं एज यू मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे जैसे हम सीरीज में मूव करेंगे वैसे वैसे एक एक यूनिट के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें हाउएवर 4f इलेक्ट्रॉन, जो 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन पुअरली, बहुत ही हल्के तौर पर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एज ए रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा और शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 4f इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से यहाँ पर साइज डिक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे डिक्रीज होगा। सीक्वेंसेस चेक कीजिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर सिमिलर। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑलमोस्ट कैसी हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। सेकंड है बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज फ्रॉम लेंथेनम टू लुटेटियम। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो लेंथेनम से और लुटेटियम तक इस सीरीज में मूव करने पर बेसिक स्ट्रेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मेक्स सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड पॉसिबल। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी की वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी की वजह से लेंथेनॉइड को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट टेंडेंसी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हमें यहाँ पर बताना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, वो क्यों होती है, और उसे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। देखिए द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन इज ड्यू टू, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन करने के दो रीजन है हमारे पास। द हाई चार्ज ऑन द ट्रांजिशन मेटल आयन, ट्रांजिशन मेटल्स पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसे +2 +4 +6 +7 तक के चार्ज में हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से भी ट्रांजिशन मेटल क्या फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। दूसरा रीजन है द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर अकोमोडेटिंग इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग बाय लिगेंड एटम्स। और यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, अब देखिए चार्ज अगर हाई है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, किसके लिए, कि लिगेंड स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पर डोनेट कर सकें, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पर डोनेट कर सकें। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है निकल CN4, ये जो साइनाइड है ये क्या है, लिगेंड है, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकल के
डी ऑर्बिटल्स में क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है किसने, निकिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीएंट बाय फॉलोइंग टर्म्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स गिवन है, उनका हमें मीनिंग बताना है और हर एक के लिए एक एग्जांपल देना है। देखिए पहला है साइनोहाइड्रेंस, एल्डिहाइड चैप्टर से लिया गया है। साइनोहाइड्रेन क्या होता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू यील्ड साइनोहाइड्रेंस। अगर एल्डिहाइड या कीटोन HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है, साइनोहाइड्रेन बनता है। देखिए फर्स्टली इस रिएक्शन में क्या होता है, HCN का आयोनाइजेशन होता है CN नेगेटिव में और H2O में। जब HCN को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, H2O में जब हम इसे डालते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, CN नेगेटिव हमें मिलता है, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल मिलता है। अब ये हमने एक जनरल फॉर्मूला लिया है C डबल बॉन्ड O के लिए। यहाँ पर ये 2 बॉन्ड्स हमने ब्लैंक छोड़ दिए हैं क्योंकि यहाँ ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। CN नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करता है और इनिशियली टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनाता है। CN अटैच होता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर हमने क्या किया है, हाइड्रोजन जो कि यहाँ से H प्लस मिलेगा, उस H प्लस को इसके साथ इंट्रोड्यूस कराया है। तो ये एक हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम क्या है, साइनोहाइड्रेन। सेकंड डेफिनेशन चेक कीजिए, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन इन वीकली एसिडिक मीडियम। अगर यहाँ पर हम चेक करें कि एल्डिहाइड और कीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं वीकली एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, 2,4-DNP डेरिवेटिव। देखिए ये हमारे पास हमने कीटोन का एक एग्जांपल ले लिया है, इंडिविजुअली कीटोन ले लिया है, एल्डिहाइड भी आप ले सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये वाला कंपाउंड जो है। और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कैसे होगा, इस तरह से, ये H2 और ये O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और बाकी ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, अटैच होकर क्या बनाएगा, 2,4-DNP डेरिवेटिव, 2,4-DNP डेरिवेटिव। नेक्स्ट पॉइंट है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपको 11th क्लास में गिवन है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटासियम सॉल्ट्स ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट एनोड। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है इसलिए यहाँ पर एनोड और कैथोड वर्ड यूज किए जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक सोडियम सॉल्ट है, ये सोडियम सॉल्ट ही तो है, किसका है, COO नेगेटिव मतलब कार्बोक्सिलिक का, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सोडियम सॉल्ट है। आप पोटासियम भी चाहे तो पोटासियम ले सकते हैं। सोडियम सॉल्ट है, जब हमने इसे वाटर में डाला है और वाटर में से जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हुई है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन मिलेगा, हाइड्रोकार्बन। एल्केन हमें यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और वो भी इवन नंबर कार्बन का। बाकी बाय प्रोडक्ट हमारे पास निकल रहे हैं और ये इवन नंबर का कार्बन, इवन नंबर का जो हाइड्रोकार्बन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट एनोड, ये हमें एनोड इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट टर्म है हेमीएसिटल। These are produced by addition of one molecule of monohydric alcohol to an aldehyde in presence of dry HCl gas। तो बहुत सिंपल है कि हमें यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का चाहिए और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का चाहिए। इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास ड्राई HCl की प्रेजेंस में ये रिवर्सिबल इक्वेशन पूरी होती है और हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। नेक्स्ट है कीटल। कीटल की डेफिनेशन और रिएक्शन चेक करते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए कीटोन इज हीटेड विद इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये कीटोन के साथ रिएक्शन कर रहा है ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है CH3, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गए हैं 2 और यहाँ से ऑक्सीजन, तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो गया है और ये हमारे पास बन गया है कीटल प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है जी, क्वेश्चन के और में जो क्वेश्चन है और इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। डेस्क्राइब विद इक्वेशन, हमें कुछ टर्म्स गिवन है उनको हमें डेस्क्राइब करना है इक्वेशन के साथ। तो पहली टर्म है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीटिंग विद द पोटासियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकॉल। थ्योरी तो बहुत ज़्यादा दी है, रिएक्शन बहुत सिंपल है। देखिए एल्डिहाइड ले सकते हो आप, चाहे कीटोन ले सकते हो, हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन करनी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन करनी है, NH2 इसका फॉर्मूला है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होने पर ये हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। लास्टली इसकी रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, पोटासियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसकी रिएक्शन कर देंगे, हीट करेंगे और यहाँ से हाइड्रोकार्बन हमें मिल जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। क्योंकि यहाँ पर कहा क्या गया है, हमें कीटोन को रिड्यूस करना है CH2 में, मतलब CO को हमें क्या बनाना है, CH2 बनाना है। ठीक है, उसके लिए जो जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो इसमें मेंशन की गई। टर्म है एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एल्कली अंडरगो कंडेंसेशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखिए कंडीशंस क्या है एल्डोल कंडेंसेशन की, हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं एल्डिहाइड के। इनिशियल कंडीशन तो यह है कि एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं और वो दोनों मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि उसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। किसके अंदर, जो एल्डिहाइड हमने लिए हैं उसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए।
और उसको हम ट्रीट कराते हैं डाइल्यूट एल्कली के साथ और उसके बाद फिर कंडेंसेशन प्रोसेस करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल जाता है वो मिलता है ब्यूट 2 इन अल। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए हैं और इस तरह से इनकी मैकेनिज्म होती है डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो ये है हमारे पास एल्डोल। देखिए एल्डोल और कंडेंसेशन दो अलग अलग स्टेप है। एल्डोल का मतलब है एल्डिहाइड और एल्कोहल, एल्ड ऑल, ये प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद इसे हीट करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा और ये एल्कीन फॉर्मेशन कर देगा, तो ब्यूट 2 इन अल। ये प्रोसेस है, ये जो स्टेप है ये बोला जाता है कंडेंसेशन। तो अगर पूछा जाए एल्डोल तो यहाँ तक, और अगर एल्डोल कंडेंसेशन तो कंप्लीट यहाँ तक। लास्ट टर्म है डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स लॉस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन व्हेन देयर सोडियम सॉल्ट्स आर हीटेड विद सोडा लाइम। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट्स को हीट किया जाता है सोडा लाइम की हेल्प से। ये देखिए ये जो हमारे पास है NaOH और CO, ये क्या होता है, सोडा लाइम। क्या होता है, सोडा लाइम। सोडा लाइम की हेल्प से हमने हीट किया है किसको, सोडियम सॉल्ट को, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन यहाँ से फॉर्म हो जाता है CH4 + Na2CO3। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा रहा है, इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस वीडियो में हमने क्लास 12th केमिस्ट्री के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट बी को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।